हाय गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करने वाले हैं देश की बढ़ती हुई समस्या डेंगू बुखार के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है डियर फ्रेंड्स ये डेंगू हमारे बच्चों को। इसकी वर्तमान स्थिति देखेंगे हम डियर फ्रेंड्स तो मध्य प्रदेश में ही 2400 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की बात करें, चाहे डियर फ्रेंड्स पटना और बिहार की बात करें, दिल्ली में भी नए मामले सामने आ रहे हैं इस डेंगू बुखार के, और सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। किस प्रकार यह डेंगू का संक्रमण फैल रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में, इसके लक्षण देखेंगे, इसकी रोकथाम और बचाव कैसे किया जा सकता है। क्या देश में कुछ इतिहास में डियर फ्रेंड्स इसको रोकने के लिए या फिर कोई वैक्सीनेशन, कोई टीका के संबंधित कुछ शोध हुए हैं या नहीं, उनके बारे में, इतिहास में कब से डेंगू का प्रभाव डियर फ्रेंड्स देखने को मिला, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, डेंगू बुखार के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। यह डियर फ्रेंड्स डेंगू बुखार जो है एक संक्रमण है जो कि एजेप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित होता है, यही मच्छर फैलाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जो एजेप्टी मच्छर है वो हमेशा दिन के समय आपको काटेगा और पैरों में काटता है ज़्यादातर। और डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, ये गंदे पानी में नहीं होता है, बल्कि डियर फ्रेंड्स ये साफ पानी से फैलता है। हमेशा अपने जो पानी है उसको आपको बंद करके रखना चाहिए ढक्कन में, जैसे कूलरों का पानी है उससे भी यह फैलता है। डियर फ्रेंड्स, एक खास बात बताएं आपको इस डेंगू बुखार के बारे में, आपको मजाक भी लगेगा। देखिए, जो एजेप्टी मच्छर है, यदि दूसरा मच्छर हमको माना कि डेंगू है, ठीक है ना, हमको एजेप्टी मच्छर ने काटा है और हमको डेंगू हो गया है, डेंगू बुखार, तो डियर फ्रेंड्स यदि दूसरा मच्छर आकर के हमको काट लेता है, तो जो एजेप्टी मच्छर नहीं था, दूसरे ने काटा है, तो उस मच्छर को भी डेंगू हो जाएगा। मतलब मच्छर को भी डेंगू हो जाएगा, ध्यान रखना। यह डियर फ्रेंड्स जो डेंगू बुखार है, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब डेंगू होता है तो ज़्यादातर जहाँ पे जॉइंट होते हैं हड्डियों में, जैसे घुटने वगैरह हैं, यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है, जिसको यह डेंगू बुखार हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस डेंगू बुखार को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रकार देखते हैं डेंगू का, तो वो है रक्तस्रावी बुखार। दूसरे की बात करें तो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। चलिए दोनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो रक्तस्रावी बुखार होता है उसमें डेंगू होता है, इसके कारण जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, मतलब नलिकाएँ होती हैं जिससे रक्त जाता है आपकी बॉडी में, तो उनमें रिसाव शुरू हो जाता है, रक्त गिरने लगता है, जिसके कारण जिसके कारण रक्त जमता है, प्लेटलेट्स होती हैं, तो डियर फ्रेंड्स उनमें कमी आ जाती है इस रक्तस्रावी बुखार के कारण, डेंगू के कारण। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि रक्त का रिसाव होता है। रक्त किससे मिला? रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, जिसके कारण रक्त जम नहीं पाता है, और जम नहीं पाने के कारण डियर फ्रेंड्स इसका जब जमेगा नहीं रक्त तो रिसाव तो होगा ही, है ना, नीचे तो गिरेगा। और जब जम जाता है कोई चीज़, बर्फ जम जाती है तो नीचे क्यों गिरेगी, वैसे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। दूसरा प्रकार है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इससे खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप होता है। रक्तचाप क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, जिसको शॉक सिंड्रोम नामक डेंगू होता है। अब इसका पता चलेगा कि आपको कौन सा डेंगू हुआ है किसी को भी, जब अपन इलाज करवाते हैं, निदान में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, इस डेंगू बुखार कितना ज़्यादा अभी वर्तमान में स्थिति देखी इसकी, साथ में हमने देखा डियर फ्रेंड्स डेंगू बुखार का वायरस कौन सा है, एजेप्टी, और 2 डेंगू के प्रकार देखे। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स इसका संचरण कैसे फैलाते हैं मच्छर इसको। देखिए, डेंगू वायरस जो है अधिकतर एडीज मच्छर द्वारा संचारित होता है। अधिकतर दिन के समय में यह काटता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। इनके बार बार काटने से भी मानव संक्रमित हो सकता है।
जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो डियर फ्रेंड्स इसकी जो लार होती है वह मानव की त्वचा में प्रवेश कर जाती है, जिससे वायरस के व्यक्ति की श्वेत रक्त कणिकाएँ जो वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे खून में होती हैं डियर फ्रेंड्स, तो उससे जुड़ करके लार्वा वाइट ब्लड सेल अपना ब्लड में जुड़ गया, इसका डेंगू का लार्वा है जो मच्छर का, ठीक है ना, उसमें प्रवेश कर जाता है। और जब यह रक्त कणिकाओं को संक्रमण जैसे खतरों से निपटने के लिए सहायता करने वाली काम करने वाली जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, ये क्या करती हैं, बीमारियों से लड़ती हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो डियर फ्रेंड्स ये इसी में चला जाता है जब यह श्वेत रक्त कणिकाओं शरीर में इधर से उधर जाती हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है एक स्थान तो ठहरा नहीं होता, वो चलता रहता है, तो इधर से उधर जाती हैं, तो यह वायरस भी डियर फ्रेंड पुनर्उत्पादन करके अपने प्रतिरूप पैदा करता जाता है के संकेत जैसे प्रोटीन के माध्यम से प्रतिक्रिया करती हैं। इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और ट्यूमर परिगलन कारक इन प्रोटीन के कारण डेंगू के साथ बुखार, फ्लू जैसे लक्षण भी गंभीर दर्द पैदा करते हैं। आपको समझ में आया डियर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? डियर फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति में गंभीर संक्रमण हो जाता है डेंगू का, तो उसमें क्या होता है कि वायरस शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है, क्योंकि हमने बताया ना कि श्वेत रक्त कणिकाओं में मिल जाता है और फिर उनके चलने पे ये डेंगू बढ़ता जाता है। इसलिए डियर फ्रेंड्स वह डेंगू बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कई अंगों में जैसे जिगर है, अस्थि मज्जा को भी प्रभावित कर सकने की ताकत रखता है यह डेंगू का वायरस। देखिए जो छोटी रक्त कोशिकाओं की दीवारों में जो रक्त रिस्क करके शरीर के कटोरों में चला जाता है, इस कारण से रक्त कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए बोला निम्न रक्तचाप हो जाता है शॉक सिंड्रोम में डेंगू होता है। तो डियर फ्रेंड्स व्यक्ति में रक्तचाप इतना कम हो जाता है इस रिसाव के कारण कि हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो उसको पर्याप्त रूप से रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही जो अस्थि मज्जा है वे पर्याप्त प्लेटलेट्स का भी निर्माण नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण रक्त जमता नहीं है और वो नीचे गिरने लगता है, रिसाव होने लगता है। जो रक्त थक्का बनाने के लिए ज़रूरी हैं प्लेटलेट्स, पर्याप्त प्लेटलेट्स के बिना व्यक्ति को रक्त स्त्राव होने की समस्या होने की काफ़ी संभावना होती है। तो डियर फ्रेंड्स यदि पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स के कारण रक्त जमता है और प्लेटलेट्स में कमी आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, रक्त का नीचे गिरना, स्त्राव होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा ना, जमेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स की कमी के कारण और वो रिसाव होने लगेगा। तो देखिए रक्त स्त्राव डेंगू के कारण पैदा होने वाली मुख्य जटिल समस्या है। किसी भी बीमारी से होने वाली सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है डियर फ्रेंड्स या डेंगू की समस्या। जब गंभीर रूप से डेंगू हो जाता है तो इसमें क्या देखा हमने कि डियर फ्रेंड्स वही देखा कि प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर बाद में महत्वपूर्ण अंगों में जैसे अस्थि मज्जा है, हृदय है, विभिन्न भागों में रक्त नहीं जा पाता है, उसका स्त्राव होने लगता है, गिरने लगता है। देखिए डियर फ्रेंड्स जो डेंगू के लक्षण हैं वो अधिकतर यदि बात करें उनकी, तो इसमें आपको यही सिम्टम दिखेंगे कि सर्दी जुकाम मेन रूप से हो जाता है, आंत्रशोथ मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो उदर फ्लू हो जाता है, पेट में दर्द वगैरह, उदाहरण के लिए उल्टी होना, दस्त होना, डायरिया होना, ये सभी मेन लक्षण हैं हमारे डेंगू के। सिर दर्द होना, साथ में डियर फ्रेंड्स जो आमतौर पर आँखों के पीछे सिर दर्द होना और चकत्ते तथा मांसपेशियाँ जोड़ों में दर्द होना, लाल लाल टाइप के चट्टे बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स बॉडी में। साथ में बीमारियों का उपनाम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसमें मांसपेशियाँ और जोड़ों में बहुत दर्द होता है। देखिए फ्रेंड डेंगू के मेन रूप से लक्षण देखें तो इसको 3 चरणों में बांटा जा सकता है। जैसे बुखार संबंधी लक्षण है ना, मेन रूप से थोड़ी बहुत बुखार आता है। इसको जब
इसके बाद ये सामान्य रूप से हो जाता है, ठीक है, डेंगू है तो। और जब गंभीर डेंगू होता है तो डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत जोड़ों में दर्द होना, मांस और रक्त का रिसाव होने लगना कहीं कहीं, जहाँ से डियर फ्रेंड्स जो रक्त नलिकाओं से जैसे दांतों के पास में खून निकलना, रक्त निकलने लगना, तो गंभीर समस्या हो जाती है। सुधार संबंधी समस्या में भी अपन पढ़ सकते हैं इसके लक्षण। जब सुधार आने लगता है तो कौन कौन से लक्षण दिखते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब सामान्य स्थिति में डेंगू होता है उसके बारे में अपन लक्षण देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो पहले दिन या दूसरे दिन जो आपको लाल लाल चकत्ते त्वचा में दिख सकते हैं आपको, यदि आपको डेंगू है तो। साथ में डियर फ्रेंड्स बुखार की स्थिति देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य सेल्सियस कितना होता है, यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो 37 डिग्री होता है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डियर फ्रेंड, जब आपको डेंगू है तो आपको 40 डिग्री सेल्सियस से तेज़ बुखार आएगा और साथ में चकत्ते भी हो सकते हैं आपकी बॉडी में। 2 से 7 दिन तक जो टूटी हुई कोशिकाओं से बनते रहते हैं, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स ये चकत्ते आपको बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो टूटी हुई कोशिकाएं होती हैं, व्यक्ति को श्लेष्मा झिल्ली द्वारा मुंह तथा नाक से हल्का हल्का रक्त स्राव भी हो सकता है जब आपको डेंगू होता है, ये सामान्य स्थिति में, ठीक है ना। और जब गंभीर स्थिति होगी तब तो डियर फ्रेंड्स और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। चलिए गंभीर स्थिति में देखते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब गंभीर स्थिति में आपको डेंगू हो जाता है तो उस टाइम पे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम पे डियर फ्रेंड्स जो छाती है और पेट में तरल का निर्माण हो सकता है। इसमें जो रक्त नलिकाएँ हैं उससे रक्त का क्या होता है, रिसाव हो जाता है, गिरता है रक्त। तो डियर फ्रेंड्स इस गिरने के कारण जो तरल बनता है यह पूरे शरीर में परिसंचारित होता है, जिससे जो परिसंचारित होने वाला रक्त था डियर फ्रेंड्स उसका रिसाव हुआ, जिसके कारण जो आवश्यक अंग हैं उसमें डियर फ्रेंड्स उनको रक्त नहीं मिल पाता है, अपने खून हर अंग में नहीं पहुंच पाता है अच्छी पूर्ण रूप से आवश्यकता अनुसार, जिससे इस तरीके में काम वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं डियर फ्रेंड। जैसे ब्रेन आपका हार्ट है और साथ में अस्थि मज्जा है, इनमें इन महत्वपूर्ण अंगों में भी यदि रक्त की कमी आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगी आप समझ सकते हैं। व्यक्ति को अत्यधिक रक्तस्राव भी हो सकता है जब गंभीर समस्या होती है। आमतौर पर जठरांत्र संबंधी मर्म भी हो सकते हैं, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स मौत जैसी समस्या भी प्रॉब्लम बन जाती है। डेंगू से पीड़ित 5% से कम व्यक्तियों को परिसंचरण आघात, डेंगू आघात सिंड्रोम भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना, जो हमने शॉक से सिंड्रोम के बारे में बताया था, रक्तचाप में निम्न रक्तचाप होना, कमी हो जाना रक्त में। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत कम लोगों को ऐसी समस्या होती है, गंभीर समस्या है यह। यदि किसी व्यक्ति को पहले या किसी दूसरे प्रकार का संक्रमण डेंगू हुआ है तो उसे ऐसी गंभीर समस्या होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। यदि उसको 1-2 बार डेंगू हो गया है डियर फ्रेंड्स तो इस समस्या भी उसको झेलनी पड़ सकती है, ठीक है ना, जो भयंकर समस्या है बेहद। देखिए डियर फ्रेंड्स, सुधार की स्थिति में क्या होता है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सुधार चरण में यह जो तरल, जो हमने बताया कि गंभीर समस्या में जो तरल रिसाव होता है, तरल पदार्थ बनता है, वह रक्त नलिकाओं में बाहर रिस जाता है, जो वह रक्त प्रवाह में वापस शामिल होने लगता है उनको। तो इस स्थिति में गंभीर खुजलाहट होती है, हृदय की गति धीमी हो जाती है की शिकायत भी हो सकती है आपको, जिसके कारण यदि हृदय की गति की शिकायत होती है तो व्यक्ति को सोचने समझने व्यवहार करने की सामान्य स्थिति से वह भिन्न हो जाता है। तो ये लक्षण देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे संबंधित और क्या समस्याएं हो सकती हैं डेंगू में वो ही जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 0.5 या 6% मामलों में कभी कभी क्या होता है, उस सोचने समझने की शक्ति इस डेंगू होने के कारण घट जाती है। ऐसा तब होता है जब डेंगू वायरस मस्तिष्क में संक्रमण करता है। डियर फ्रेंड्स हमने बताया ना कि डेंगू वायरस क्या होता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है और उसमें जो वाइट रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके माध्यम से वो बढ़ता जाता है और रक्त क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान परिसंचरित होता है। तो डियर फ्रेंड्स जब मस्तिष्क में संक्रमण पैदा हो जाता है, चला जाता है, तो स्थिति में भयंकर समस्या, आपको सोचने समझने की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। देखिए अन्य स्नायु तंत्र संबंधी विकार, मस्तिष्क तथा स्नायु को भी प्रभावित करने वाले विकार उन लोगों में दर्ज किए गए हैं जिनको डेंगू बुखार होता है।
उदाहरण के लिए डेंगू ट्रांसवर्स माइलेटिस अनुप्रस्थ मेरुदंड की सूजन आ जाती है। गुइलियन बारे सिंड्रोम पैदा कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन डेंगू का दिल का संक्रमण तथा गंभीर जिगर की विफलता को पैदा कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब डेंगू का गंभीर संक्रमण होता है तो इसके कारण जिगर में और आपके दिल में डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इसको हार्ट अटैक जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है, दिल का संक्रमण हो सकता है आपको। सो फ्रेंड, चलिए जानते हैं डेंगू का इलाज या निदान कैसे किया जाता था और कैसे किया जाता है वर्तमान में। तो डियर फ्रेंड्स, 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डेंगू बुखार को 2 भागों में वर्गीकृत किया। इनके मरीजों को कि उनको 2 भागों में रखा जाता था। कुछ मरीज ऐसे होते थे डियर फ्रेंड जिनको सरल डेंगू कम डेंगू होता था, उनको सरल भाग में, और एक होता था जिनको ज़्यादा डेंगू है उनका गंभीर इलाज चलता था। ठीक है ना। तो सरल वालों का अलग निदान अलग चेकअप होगा और गंभीर का अलग होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके पहले भी मतलब 2009 के पहले 1997 में WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू बुखार को निम्न भागों में पहले बांटा था। अभी इसी 1997 वाला डियर फ्रेंड्स चेकअप होता है अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो। इन्होंने डेंगू बुखार के इलाज के मरीजों को 4 भागों में बांटा हुआ था 1997 में। और 4 भाग में किन किन को रखा जाता था, किसको कौन से भाग में रखा जाता था, उसके बारे में जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 2, 5th, 4th में बांटा था। ठीक है ना। जैसे ग्रेड 1 में उन व्यक्तियों को रखा जाता था डियर फ्रेंड्स जिनको बुखार होता है, उनका ओनली टूर्निकेट परीक्षण करवा दिया जाता था। और ग्रेड 2 की बात करें तो उन व्यक्तियों को रखा जाता था जिनको डेंगू हुआ है और उनके शरीर से कुछ भागों से क्या होता है, रक्त का स्त्राव होता है, तो उनको ग्रेड 2 में रखा जाता था। तो उनका अलग से चेकअप होता था बहुत सारी चीज़ों का, जैसे नोच से रक्त निकलना, जैसे दांतों के पास से रक्त का स्त्राव होना निकलना। तो डियर फ्रेंड्स, उनको ग्रेड 2 में रखा जाता था। ग्रेड 3 की बात करें तो उन व्यक्तियों का रखा जाता था जिनको परिसंचरण झटके लगते हैं, शॉक दर्शाते थे। मतलब उनको डियर फ्रेंड्स रक्तचाप में प्रॉब्लम, झटके टाइप का लगना, तो उनको ग्रेड जिसको लगता है उसको ग्रेड 3 में रखा जाता था। उनका अलग से बहुत सारी चीज़ों का चेकअप होता था। ग्रेड 4 की बात करें तो ग्रेड 4 में उन व्यक्तियों के परिसंचरण झटके इतने गंभीर, मतलब अभी ग्रेड 3 में झटके बस लगते थे, और ग्रेड 4 वाले में उन व्यक्तियों को रखते हैं जिनको डियर फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र में झटके के साथ साथ इतने ज़्यादा गंभीर हो जाते थे, उनके झटके इतने तेज लगते थे कि उनका रक्तचाप और हृदय दर भी महसूस नहीं की जा सकती थी कि इनके हृदय में गति है कि नहीं है। तो उनका अलग से निदान होता था। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की बात करें डियर फ्रेंड्स, इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। हमने बताया था ना, डेंगू 2 प्रकार का होता है, एक रक्तस्रावी और एक शॉक सिंड्रोम्स वाला डेंगू होता है। तो ग्रेड जो 3 और 4 को क्या कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, मतलब इसमें शॉक लग रहे हैं और तेज़ गति से लग रहे हैं 4th में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका निदान किया जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने इसके व्यक्तियों को कैटेगराइज किया, वर्गीकृत किया था। अब जानते हैं डियर फ्रेंड्स कि इनके इलाज को, इनका परीक्षण को भी डियर फ्रेंड्स 3 भागों में बांटा गया है। जैसे टूर्निकेट परीक्षण होता है कुछ लोगों का, हमने बताया था ग्रेड 1 वाले लोगों का टूर्निकेट परीक्षण किया जाता है। चलिए जानते हैं इस टूर्निकेट परीक्षण के बारे में। और कुछ लोगों ऐसे उनका रक्त परीक्षण में किया जाता है, प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है। रक्त परीक्षण में किस किस चीज़ों का परीक्षण किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। प्रयोगशाला परीक्षण में क्या होता है वो भी जानेंगे। चलिए एक एक से जानते हैं आखिर ये टूर्निकेट परीक्षण होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, रक्तचाप नापने वाले उपकरण का पट्टा व्यक्ति की बाहों के चारों ओर 5 मिनट तक बांधा जाता है, जिसमें त्वचा पर लाल धब्बे दिखें तो उनकी गिनती करता है। फिर जितने अधिक धब्बे होंगे डियर फ्रेंड्स आपकी बॉडी में, जहाँ पे आपने पट्टा लगाया है, आपको उतना अधिक डेंगू होगा। ये होता है टूर्निकेट परीक्षण। समझ में आया टूर्निकेट परीक्षण।
डियर फ्रेंड्स, जो आप डॉक्टर के जाते होंगे तो आपको डियर फ्रेंड्स जब आप बुखार आती है तो वो चेकअप करते हैं। कैसे? एक पट्टा लगाया जाता है तो उसमें उसको 5 मिनट तक लगे रहने दिया जाएंगे। फिर अब पट्टा कस के बांध दिया जाता है और इसके बाद जब पट्टा निकालते हैं डियर फ्रेंड्स, और आपको यदि डेंगू है तो आपको लाल धब्बे पड़ जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपका पट्टा लगा था। और फिर उन लाल धब्बों को गिनती होती है और जितने ज़्यादा आपको धब्बे होंगे लाल लाल तो डियर फ्रेंड्स आप उतने ज़्यादा आपको डेंगू होगा। ये होता है टूर्नीकेट परीक्षण। आया समझ में? चलिए देखते हैं रक्त परीक्षण डेंगू में किस प्रकार किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, रक्त परीक्षण में इसमें डियर फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन चेकअप नहीं किया जाता है, ना ही किसी कुछ और। इसमें चेकअप किया जाता है रक्त के कम प्लेटलेट्स संख्या को गिना जाता है। जो रक्त में हमने बताया था रक्त काय काय से मिलकर बना था, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, वाइट रक्त सेल्स हैं मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ रेड ब्लड सेल्स से मिलकर के हमारा रक्त बना होता है। प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में जल ज़्यादा होता है। इन चीज़ों से 4-5 चीज़ों से रक्त बना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब डेंगू का परीक्षण होता है तो प्लेटलेट्स संख्या देखी जाती है तथा चयापचय, अम्ल रक्तता, मेटाबॉलिज्म, एसिडोसिस भी डेंगू के लक्षण हैं। यदि आप में प्लेटलेट्स कम हैं तो आपको डेंगू हो सकता है। गंभीर डेंगू के कारण रक्त धाराओं से तरल का रिसाव हो सकता है, तो आप जान सकते हैं कि आपको डेंगू है, जिसके कारण हीमोकॉन्स्ट्रैक्शंस मतलब आपका गंभीर यदि डेंगू है तो आपका रक्त का स्त्राव होगा, रक्त गिरेगा, ठीक है ना। तो रक्त धाराओं से तरल रिसाव हो सकता है जिसके कारण रक्त गिरेगा तो हीमोकॉन्स्ट्रैक्शंस, रक्त में प्लाज्मा रक्त का तरल भाग की कमी तथा लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता हो सकती है। यह रक्त में एल्यूमिनियम स्तर को भी कम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, रक्त परीक्षण में किसका परीक्षण किया जाता है डेंगू में? तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है पहला, और प्लाज्मा भी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स प्लाज्मा में अत्यधिक पानी होता है और वो तरल रिसाव होता है, ठीक है ना, रक्त का रिसाव होता है तो वो नीचे गिरेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको किसकी कमी आ सकती है? प्लाज्मा की भी। और चौथी और तीसरी बात ये होगी, जब प्लाज्मा की कमी आ जाएगी और प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी तो ब्लड में क्या रह जाएगा? ज़्यादातर लाल रक्त कणिकाएँ रह जाएंगी, अधिक हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या है? डेंगू के शिकार है आप। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला परीक्षण के बारे में जानते हैं। डेंगू बुखार का निदान माइक्रोबायोलॉजी संबंधी प्रयोगशाला परीक्षण से होता है। जैसे प्रतिरक्षण परीक्षण के अलावा ये प्रयोगशाला परीक्षण केवल बीमारियों को गंभीर आरंभिक चरण के दौरान डेंगू बुखार के निदान में सहायक होता है। प्रयोगशाला परीक्षण जब आपको प्रारंभिक डेंगू है। हालांकि प्रतिरक्षी परीक्षण इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि व्यक्ति को डेंगू का संक्रमण के बाद की अवस्था है। शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है जो कि विशिष्ट रूप से 5 से 7 दिन बाद डेंगू वायरस में बढ़ता है। तो प्रयोगशाला परीक्षण कब होता है? जब आपको वो डेंगू ठीक होने वाला होता है, प्रतिरक्षी परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना, कि आपको ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड, जानते हैं डेंगू के रोकथाम के बारे में। अभी तक सरकार ने क्या बंद किए हैं, किस प्रकार इस डेंगू से बचा जा सकता है, उनके बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके रोकथाम के 5 सुझाव बताए हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं एक एक से। फर्स्ट है जैसे हिमायत करना, सामाजिक लामबंदी विधान कानूनों का उपयोग करके डेंगू की रोकथाम करना। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों तथा समुदायों को और मजबूत बनाना। पहला उपाय सुझाव ये दिया उन्होंने कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है उनको मजबूत बनाया जाए, कि वो अच्छी तरह से कार्य करें, काम करें अच्छी तरीके से, उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। सेकंड उपाय क्या दिया उन्होंने? सुझाव दिया समाज के सभी हिस्सों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सरकार, निजी क्षेत्र, व्यवसाय और निगम स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में शामिल हैं। मतलब डियर फ्रेंड्स, चाहे वो निजी लोग हों या फिर सार्वजनिक हों, मतलब जैसे सरकारी व्यवसाय वगैरह होते हैं, जैसे
या सरकारी नियम कानून बनाए जाते हैं, या फिर आपका निजी क्षेत्र है, आपके यहाँ फैक्ट्री है तो वहाँ बहुत सारे वर्कर्स लगे हुए हैं, तो मिलकर के आप काम कर सकते हैं। और या फिर आप डियर फ्रेंड्स, जैसे सरकार तो कुछ नियम कानून ला ही रही है, साथ में आप जो घर में निजी रूप से आप इसको रोकथाम कर सकते हैं ना। जैसे डियर फ्रेंड्स, आप कूलरों का पानी है जो उसको मत भरिए, है ना, और साफ पानी को ढक कर रखिए, जिससे एजेप्टी मच्छर फैले ही ना। तो इस प्रकार से निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में, जैसे स्कूल है, धर्मशालाएं हैं, कहीं भी सब जगह इसको सुरक्षा ध्यान रखनी चाहिए डेंगू की। इसके बाद जो थर्ड उपाय सुझाव दिया उन्होंने, रोग को नियंत्रित करने के सभी तरीके एकीकृत किए जाने चाहिए, एक साथ लाए जाने चाहिए, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रभावकारी उपयोग किया जा सके। मतलब जो रोग को नियंत्रित करने वाले जो तरीके हैं सभी को एक साथ फॉलो करना चाहिए। ये नहीं डियर फ्रेंड्स कि हम एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं दूसरी चीज़ भूल जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो मच्छर नहीं जा पाएगा, है ना। जैसे डियर फ्रेंड्स छिड़काव करना दवाइयों का, साथ में डियर फ्रेंड्स आप साफ सफाई करके रखिए, साथ में पानी को ढक कर रखिए। इस प्रकार भी आप एक साथ में जो सरकारी नियम आते हैं उनको फॉलो करिए, तो इससे अपन एक साथ मिलकर के डेंगू को हरा सकते हैं। देखिए, जो चौथा सुझाव दिया WHO ने, वो दिया कि निर्णय को साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। यदि कोई आप निर्णय लेते हैं, कोई नियम कानून बना रहे हैं, तो आप सबूत साक्ष्य के आधार पर लीजिए कि वहाँ पे डेंगू कितना ज़्यादा है, कौन सी सुविधा वहाँ पे पहुँचाई जानी चाहिए और क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को सुनिश्चित करेगा कि डेंगू को संबोधित करने वाले हस्तक्षेप सहायक हो, जिससे कि डियर फ्रेंड्स आप डेंगू के लिए निर्णय ले रहे हैं तो साक्ष्यों के आधार पर लेंगे, तो ही डियर फ्रेंड्स आपको उस जिस पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो सही होगा, वो नियम कानून वो सही से काम भी करेगा, वरना क्या मतलब, है ना। वे क्षेत्र जहाँ पर जो पांचवा डियर फ्रेंड्स सुझाव दिया हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वो कहा उन्होंने, वे क्षेत्र जहाँ पर डेंगू एक समस्या है वहाँ पर सहायता पहुँचाई जानी चाहिए, जिससे कि वे अपने आप रोग पर प्रतिक्रिया देने की क्षमताओं का स्वयं निर्माण कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर जो क्षेत्र में ज़्यादा डेंगू प्रभावित इलाका है, जैसे आज अभी हम देख रहे हैं तो जो फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ज़्यादा संक्रमित लोग दिख रहे हैं डेंगू के। मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पे भी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे ऐसी सहायता जो जहाँ पे सरकारी अस्पताल वगैरह हैं, तो सहायक सामग्री ऐसी पहुँचाई जानी चाहिए, रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का ज़्यादातर वहाँ पे सरकार के द्वारा पहुँचाई जानी चाहिए उन अस्पतालों में, है ना। तो इस प्रकार से सुझाव दिए हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5। देखिए, मच्छरों को नियंत्रित करना WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन एडिज एजेप्टी मच्छर को नियंत्रित करने के लिए डियर फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि जो निवास स्थान है मच्छर का, मतलब कहाँ पे है निवास स्थान मच्छर का, ये इस एडिज मच्छर का, तो डियर फ्रेंड्स वह है लोगों के घर में पानी खुले के पात्र में रखे रहते हैं डियर फ्रेंड्स, उसी से मच्छर पनपता है। उनको मच्छर का खुले पात्र ना रखें, जिससे कि डियर फ्रेंड्स मच्छर अंडा ना दे पाएँ। और मच्छर को नियंत्रित पाने के लिए इसके लिए डियर फ्रेंड्स लार्वा पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। जो एडिज मच्छर है उस लार्वा के कारण ही प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, है ना। तो वयस्क मच्छर की आबादी पर एडिस मच्छर कृत्रिम जल संग्रह पात्रों में जनन करते हैं। वो उसी में जो एडिस मच्छर है डियर फ्रेंड्स, जो मानव लोग जल भरे रहते हैं किसी भी चीज़ में, उसमें पनपता है ये मच्छर। ध्यान रखना, वो गंदे जल में नहीं पनपता कि नाली वगैरह में, कि जो प्राकृतिक जल है जैसे कि तालाब है, कुएं हैं, वहाँ पे नहीं पनपता, बल्कि ये पनपता कहाँ पे है, ज़्यादातर कृत्रिम जल, जैसे कि हम लोग कृत्रिम मतलब मानव लोग जल भरे रहते हैं, जैसे कूलर में भरे रहते हैं, टायर में, बोतलों में, गुलदस्तों में, जल के पात्रों में, अक्सर इनको खाली करते रहना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका है जिससे लार्वा पर इसका नियंत्रण पाया जा सके इस मच्छर से। देखिए, इस प्रजाति के जो मच्छर हैं वो अक्सर, ध्यान रखना, दिन में काटते हैं और पैरों में काटते हैं ज़्यादातर। मेसोसाइक्लोपस नामक जलीय कीट जो कि लार्वा भक्षी हैं को रुके जल पर डाल देना चाहिए, जिससे कि गम्बूसिया मछली मलेरिया के विरुद्ध प्रभावी उपाय है सबसे अच्छा। देखिए,
विरुद्ध मच्छर काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता हासिल नहीं कर सकते। इसके कारण यदि आप एक मेसोसाइक्लोपस नामक जलीय कीट डाल देते हैं आप इस पानी में, तो वो लार्वा को खा लेते हैं, ठीक है ना। गम्बूसिया मछली भी डाल सकते हैं ऐसे वाले जल में जहाँ पे एकत्रित होना ज़रूरी है और है, तो वहाँ पे, जिससे कि ये मच्छर का जनन ना हो सके, लार्वा को वो लोग खा लें, जिसके लार्वा पर नियंत्रण पाया जा सके। जब लार्वा पर नियंत्रण पाएंगे तो मच्छर पर भी नियंत्रण पा सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस डेंगू बुखार के इतिहास के बारे में। यह डेंगू बुखार नामक भयंकर समस्या कब से सामने आई, क्या अभी तक सरकार ने कोई इसके लिए कार्य किया है, नहीं किया है, कब हुए, क्या क्या कार्य हुए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। कौन कौन से शोध किए गए हैं, क्या अभी वैक्सीन बन गई है इसकी या नहीं है, उनके बारे में भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इसके टीका की बात करें तो अभी तक इसका बाज़ार में कोई टीका मौजूद नहीं है। साथ में डियर फ्रेंड्स, थाईलैंड में काफ़ी हद तक इसका प्रयास किया है, काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आ पाई है। चलिए जानते हैं आखिर डेंगू डियर फ्रेंड्स का आरंभ कब से माना जाता है, कब से सामने आया है डेंगू शब्द बुखार। तो डियर फ्रेंड्स, आरंभिक रिपोर्ट इसकी देखी जाए तो 1779 तथा 1780 की है। ये रिपोर्ट एक ऐसी महामारी की बात करती है जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका अपने घेरे में ले लिया था डियर फ्रेंड्स। 1780 और 1779 की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे देश में महामारी के रूप में ये सामने आया था, जिसमें एशिया है, पूरा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये तीनों महाद्वीपों को डियर फ्रेंड्स इस बीमारी ने घेरे में ले लिया। 1906 में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि लोगों को एडीज मच्छर से संक्रमण हो रहा है। पहले तो जब कोई बीमारी आती है तो हमें समझ में ही नहीं आता है डियर फ्रेंड्स कि हो किस कारण से रहा है, इसकी वजह क्या है। तो 1906 में वैज्ञानिकों ने यह जाना कि एडीज मच्छर के कारण यह संक्रमण फैल रहा है। जॉन बर्टन, क्लेलैंड और जोसेफ फ्रैंकलिन सिलर ने डेंगू का अध्ययन करते हुए और वायरस के विस्तार का आधार भी बताया 1906 में। किसने? जॉन बर्टन, क्लेलैंड, जोसेफ फ्रैंकलिन सिलर ने इसका अध्ययन किया और वायरस का बताया कि इस वायरस के कारण यह फैलता जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि 1780 में यह सामने आई बीमारी, 1906 में इसके बारे में बताया गया एडीज मच्छर के कारण हो रही है। इसके बाद आता है 1970। आते आते डियर फ्रेंड्स 1970 में रक्तस्रावी डेंगू बुखार बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण बन गया। 1970 में मतलब रक्तस्रावी, जिसमें रक्त गिर रहा था, जैसे हमने बताया था रक्तस्राव होता है और एक होता है शॉक सिंड्रोम डेंगू, है ना। तो 1970 में रक्तस्रावी के बुखार के कारण, डेंगू के कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। यह प्रशांत क्षेत्र और अमेरिका में भी होने लगा, बहुत सारे इलाके में फैल गया। रक्तस्रावी डेंगू बुखार तथा डेंगू शॉक सिंड्रोम सबसे पहले मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में 1981 में इसकी रिपोर्ट सामने आई। बात करें तो हमने क्या देखा इसके इतिहास में बारे में डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डेंगू सामने कब आया? 1779 में आया, महामारी के रूप में आया। किसी को पता ही नहीं था कि किस कारण से यह बुखार आ रहा है, उस समय कोई खोज नहीं की गई थी। 1779-80 में कहाँ पे फैला थी ये बीमारी? एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तीनों में फैली हुई थी। इसके बाद 1780 के बाद डियर फ्रेंड्स ये चलता रहा धीरे धीरे, कहीं कम कहीं ज़्यादा। 1906 आया। 1906 में डियर फ्रेंड्स यह सिद्ध किया गया कि एडीज मच्छर के कारण यह बीमारी का संक्रमण फैल रहा है। जॉन बर्टन और क्लेलैंड ने, जोसेफ फ्रैंकलिन ने इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया और बताया कि वायरस के विस्तार के आधार पर पता लगाया कि यह वायरस का विस्तार होता रहा। इसके बाद 1906 के बाद कौन सी डेट आती है? 1970। आपको 3 डेट याद रखना है, ध्यान रखना, 1780, 1906 और 1970। तो 1970 में क्या हुआ? महामारी के रूप में ये फैल गया, जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लगी। इसमें रक्तस्रावी बुखार आ रहा था डेंगू का। 1981 में डेंगू का रक्तस्रावी डेंगू बुखार तथा डेंगू शॉक सिंड्रोम अमेरिका मध्य में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट सामने आई। क्लियर? क्या क्या देखा? 1780 में हमने क्या देखा?
डेंगू बुखार सामने आया बहुत महामारी के रूप में 3 महाद्वीप में, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इसके बाद दूसरी डेट आती है 1906। 1906 में हमने क्या देखा कि एडीज पता लगाया गया कि एडीज मच्छर के कारण ये संक्रमण फैल रहा है, जोसेफ और बर्टन क्लेलैंड ने। इसके बाद तीसरी डेट कौन सी बताई थी? 1970। 1970 में बहुत ज़्यादा महामारी के रूप में आया और ये बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई रक्तस्रावी डेंगू बुखार के कारण। 1981 आता है जिसमें कि रक्तस्रावी डेंगू बुखार और सेक्स सिंड्रोम डेंगू दक्षिण अमेरिका में इसकी ज़्यादातर रिपोर्ट सामने आई। क्लियर? यदि आपको पूछा जाए कि एडीज मच्छर, ये बन सकता है क्वेश्चन कि एडीज मच्छर के कारण संक्रमण फैलता है, ये कब पता लगाया गया? तो 1906 में। क्लियर? डियर फ्रेंड्स, देखते हैं इनके अभी तक क्या शोध किए गए हैं उनके बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, लोग मच्छर पर नियंत्रित पाने वाले वैक्सीन बनाने तथा वायरस से लड़ने के लिए दवाएं बनाने पर अभी कार्य चल रहा है, अभी संपूर्ण नहीं हुआ है यार कन्हा। सो डियर फ्रेंड, जानते हैं डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने अभी तक क्या कार्य किए हैं उनके बारे में, कौन कौन से शोध किए हैं, अनुसंधान किया है, उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लोगों ने मच्छरों पर नियंत्रित पाने वाले वैक्सीन बनाने तथा वायरस से लड़ने के लिए दवाएं बनाने पर कार्य कर रहे हैं। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कई सरल काम किए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे गप्पिया, पाइसीलिया है ये, रेटिक्यूलाटा और कोपवाड को ठहरे हुए पानी में मच्छरों के लार्वा खाने के लिए डाला जा सकता है। इन्होंने ये बनाया क्या? गप्पियाँ, मतलब छिड़काव किया जाता है ना, कौन सा? पाइसीलिया और रेटिक्यूलाटा को कोपवाड को ठहरे हुए पानी में डाला दिया जाता है जिससे कि वो लार्वा को खा ले, जिससे ये मच्छर डेंगू का वायरस फैले ना। क्योंकि यही लार्वा जब हमारी मच्छर एडीज मच्छर काटता है तो हमारे ब्लड में चला जाता है, उसमें वाइट रक्त कोशिकाएं होती, कणिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से उनका विस्तार होता रहता है हमारी बॉडी में और हम डेंगू से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। तो इसी लार्वा को खाने के लिए ये दवाई डाली जाती है, छिड़काव किया जाता है। देखिए 2009 तक कुछ वैक्सीनों का परीक्षण किया गया था। वैज्ञानिकों को आशा